बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, बहुत अहम तरीन अपडेट्स हैं। एक तो इंडिया इस वक्त ये प्रोपोगंडा कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ आने से पहले कुछ अपडेट्स आपके सामने रख दूँ। इस वक्त बीजेपी, आरएसएस और ये जो हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी रखने वाले लोग हैं, शरपसंद भारत के अंदर, इनका इस वक्त एक बयानिया जारी है कि पाकिस्तान के अंदर जो न्यूक्लियर रेडिएशंस हैं वो लीक हो रही हैं और भारत के किसी हमले के बाद पाकिस्तान के अंदर ये तमाम तर मामलात इस वक्त चल रहे, जो कि सरासर गलत, बेबुनियाद और फजूल किस्म के प्रोपोगंडा जो है उसके पीछे ये चीज़ें कार फरमाए। एक तो ये बिल्कुल ऐसा झूठ है जिसको फैलाया जा रहा है भारत की तरफ से, और ख़ास तौर पे सिर्फ भारत की तरफ से नहीं, ख़ास तौर पे ये जो लोग हैं आरएसएस के, मोदी के इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो मोदी की शिकस्त को छुपाने के लिए इस तरह का प्रोपोगंडा अब पूरी दुनिया के अंदर फैला रहे हैं, जो कि सरासर गलत और बेबुनियाद है। हकीकत तो यह है कि भारत ने जंग के दौरान जो अपने एसेट्स हैं, मिसाइल सिस्टम हो गया, न्यूक्स हो गए, तमाम तर उनका कंट्रोल खो दिया था। ये चीज़ भारत छुपा रहा है, ये चीज़ मोदी छुपा रहा है। इस शर्मिंदगी को छुपाने के लिए अब उल्टा पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। भारत के लोगों को चाहिए, मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है कि भाई आप थोड़ा आंखें और दिमाग खोल के तसल्ली से भारत के इस वक्त के प्रधानमंत्री आप कहते हैं पीएम मोदी, उससे ज़रा सवाल करें कि भाई इस जंग में आखिर शिकस्त की वजह क्या है, हमारा सिस्टम इतना नाकारा क्यों है। पहले तो आप इतने बड़े बड़े नारे लगा रहे थे, इतने बड़े बड़े आपने दावे किए थे और इस तरह उठ कर आ रहे थे जैसे पूरी दुनिया में आप सबसे ज़्यादा बदमाश हो, आप सबसे बड़े पहलवान हो और आप पाकिस्तान का पता नहीं क्या कर देंगे। लेकिन वो सिंदूर का जो चकनाचूर हुआ वो अब पूरी दुनिया के सामने है। देखिए, पाकिस्तान के इदारे भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं और भारत तो बखूबी अच्छी तरह से जानता है कि भाई सब कुछ हमारे कंट्रोल से निकल चुका था, और वो लोग भी जानते हैं अच्छी तरह से जो इसको मॉनिटर कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये कहानियां जब सामने आना शुरू होंगी तो भारत के लोगों को पता चलेगा कि मोदी ने उनको किस तरह से बेवकूफ़ बनाया और इतने अरसे से बनाता चला आ रहा है। और अब खैर जो उनके अपने लोग हैं उन्होंने भी मोदी से इस्तीफ़ा वगैरह मांग लिया और कहा है कि भाई जान छोड़ो और जाओ हमारी। उसके बाद पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ ने और पाकिस्तान की फ़ौज ने, ISPR ने एक एलामिया जारी किया है, वो भी आपके सामने शॉर्टली रख दूँ। उसके बाद मैं सुप्रीम कोर्ट की अपडेट की तरफ जाता हूँ। पाकिस्तान ने जो तमाम तर डिटेल्स जो हैं वो शेयर की हैं, उसके मुताबिक उनका कहना है ISPR का कि भारत के हमलों में 40 शहरियों और 11 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। इस जंग के दौरान हमारे 40 सिविलियन शहीद हुए हैं, जिसमें से 11 फौजी थे। फौजियों, इन जवानों को सलाम पेश करना चाहिए जिन्होंने वतन की हिफाजत के लिए अपनी जान जो है वो निछावर की। उसके बाद लिखते हैं कि ISPR के मुताबिक कि 6 और 7 मई की दरमियानी शब भारतीय फ़ौज ने बिला इश्तियाल काबिल मज़म्मत वहशियाना हमले किए। इन हमलों में ख़वातीन, बच्चों और बूढ़ों समेत मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। यहाँ पर एक बात ज़रूर बता दूँ कि भारत के जो पहले मिसाइल्स अटैक किए गए थे पाकिस्तान के ऊपर, उसमें जो बॉर्डर के करीब लोग थे वहाँ शहरी आबादी पर हमले किए गए और मस्जिदों पर हमले किए गए। वो फुटेज पूरी दुनिया के सामने है कि किस तरह से आप इबादत गाहों को निशाना बना रहे हैं। उसके बाद ये बताया गया कि भारतीय हमलों में 40 शहरी, जिनमें 7 ख़वातीन हैं, 15 बच्चे हैं, और इन हमलों में 10 ख़वातीन और 27 बच्चों समेत 121 अफराद जो हैं वो टोटल ज़ख्मी हुए हैं। शहादत जिनकी हुई है ख़वातीन की वो 7 हैं और बच्चे जो थे, छोटे बच्चे, वो 15 थे, और हमलों में 10 ख़वातीन ज़ख्मी हुई हैं और 27 बच्चे जो हैं वो भी ज़ख्मी हुए हैं। टोटल ज़ख्मियों की जो तादाद है वो 121 है। फिर इसके मुताबिक जो पाकिस्तान ने डिजिट्स जारी की हैं उसमें कहा है कि जो भारत ने ये जो जाहिरियत की, उसके जवाब में पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ने जो कार्रवाई की है, मुँह तोड़ कार्रवाई, जिससे फिर भारत की चीखें पूरी दुनिया और अमेरिका तक पहुँची हैं। उन्होंने कहा कि 11 जो नौजवान हैं उनकी इसमें शहादत हुई है और 78 जो ज़ख्मी हैं पाकिस्तान फ़ौज के। उसके बाद ISPR के मुताबिक शहीद होने वाले जवानों में नाइक अब्दुल रहमान, लांस नाइक दिलावर खान, लांस नाइक इकरामुल्लाह, नाइक वकार खालिद, सिपाही मोहम्मद अदील अकबर और सिपाही निसार शामिल हैं। इसके अलावा पाक फ़िज़ाइया के स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ, चीफ टेक्नीशियन औरंगज़ेब, सीनियर टेक्नीशियन नजीब और कारपोरल टेक्नीशियन फ़ारूक और सीनियर टेक्नीशियन मुबशर भी
शुहदा में शामिल हैं। अब यहाँ पर आप देखें नाजरीन कि किस तरह से इन तमाम तर हमलों के अंदर, इन तमाम तर लोगों के अंदर जो अफवाज पाकिस्तान के शुहदा थे उनको तो हम सलाम पेश करते ही हैं, लेकिन उसके अलावा जो सिविलियंस हैं इसका जिम्मेदार कौन है? अब ये कोलैटरल डैमेज में इसको नहीं डाला जा सकता। भारत ने जानबूझकर जब पाकिस्तान पर हमला किया तो सिविलियन आबादी को हिट किया नुकसान पहुंचाने के लिए, और उसके बाद फिर उसको मुंह की खानी पड़ी। और अब बयानिया ये बनाया जा रहा है भारत की तरफ से कि मोदी, अब कल मोदी की तकरीर आपने सुनी है, कांप रहा था, ऐसे उसके हाथ कांप रहे थे, उसके अल्फाज उसका साथ नहीं दे रहे थे, और उसने समझा था कि पाकिस्तान के अंदर क्योंकि इस वक्त इख्तिलाफात हैं, लोग बटे हुए हैं सियासी तौर पर, तो हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे। और दूसरा मुझे हैरानगी मोदी साहब के एक बयान पर हुई है, मतलब कितना अहमक पीएम है मोदी भारत का। वो ये कह रहा है कि हम तो दहशत गर्दों के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, हम वहाँ दहशत गर्दों को मारने गए थे, लेकिन पाकिस्तान फौज ने हमारा साथ देने के बजाय, यानी कि मोदी का साथ देने के बजाय भारत पर हमला कर दिया है। भाई आप में अकल नाम की कोई चीज़ है? पाकिस्तान की फौज है, हम कोई इंडिया की कॉलोनी तो नहीं है कि आप जो मर्जी आएंगे वहां से यहाँ पर अपनी कार्रवाई करेंगे और वापस चले जाएंगे। मतलब ये कोई मजाक है? आपने इंटरनेशनल बॉर्डर वायलेट किया, इस पर आपको सबसे पहले शर्म आनी चाहिए। इतना ढिठाई से आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान फौज आतंकवाद के खिलाफ आपका साथ देती। अगर आप आतंकवाद के इतने ही खिलाफ थे तो आप सबूत देते पाकिस्तान को। हम एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क है, हम आपके कोई गुलाम नहीं है, या हम आपकी कोई कॉलोनी नहीं है कि जैसा आप कहेंगे वैसा कर लेंगे। आपकी कोशिश है कि आप पूरे एशिया का टाइगर बने और यहाँ पर बदमाश चौधरी बन के बैठे, तो ये ख्वाहिश आपकी पूरी नहीं होगी। आपने इंटरनेशनल बॉर्डर वायलेट किया, पाकिस्तान में हमले किए, तो फिर इसी किस्म के जवाब की आपको तवक्को भी रखनी चाहिए। तो अब बहरहाल ये एक प्रोपेगेंडा मोदी की तरफ से फैलाया जा रहा है, आरएसएस की तरफ से फैलाया जा रहा है, जो उनकी आइडियोलॉजी है शिद्दत पसंदाना। असल दहशतगर्द ये लोग हैं जो रियासत की आड़ में मासूम शहरियों के ऊपर हमला करते हैं। असल दहशतगर्द ये लोग हैं, और असल नुकसान भी इंसानियत को इसी तरह के लोगों से है। बहरहाल इसके बाद अब आते हैं जनाब सुप्रीम कोर्ट की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज दो अहम तरीन केसेस थे। एक केस था मखसूस नशिस्तों का, और मखसूस नशिस्तों के केस में अब समाअत जो है वो मुलतवी हुई है, उसकी डिटेल भी मैं आपके सामने रखूंगा। और दूसरा अहम तरीन केस था नूर मुकद्दम केस। नूर मुकद्दम केस में जो कातिल है ज़ाहिर जाफर, उसके वकील ने कहा है कि जी वो जहनी मरीज है, और उस नुक्ते के ऊपर ट्रायल कोर्ट के अंदर भी नीचे वाली अदालतों ने ध्यान नहीं दिया। तो मैं कुछ डॉक्यूमेंट आपके सामने रखना चाहता हूं। वो डॉक्यूमेंट जब मैं आपके सामने रखूंगा तो ज़ाहिर जाफर का जो केस है वो यकसर तब्दील हो जाएगा, जिस पर खैर उन्हें वक्त दिया गया है 2 दिन का कि आप ठीक है अपने डॉक्यूमेंट जो है वो जमा करवाना चाहते हैं वो ज़रूर करवाएं। उसमें जस्टिस हाशिम काकड़ साहब काफ़ी बरहम थे आज अदालत के अंदर। उन्होंने कहा कि हमारी अदालत के अंदर केस तभी मुलतवी होता है जब किसी की जान चली जाए, उसके अलावा हम कोई भी केस जो है वो मुलतवी नहीं करते हैं। जस्टिस हाशिम काकड़ जो है वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट से एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए हैं, और उन्होंने आज अदालत के अंदर ज़ाहिर जाफर के वकील को वाज़ेह तौर पर बताया कि हमारी अदालत में किसी जज या वकील के मरने पर ही केस मुलतवी होता है। 20 साल डेथ सेल में रहने के बाद किसी को बरी कर दिया जाए तो वो क्या सोचता होगा? मुलजिम बरीयत के बाद हमारे सामने हो तो फाइल उठाकर हमारे मुंह पर मारे। इसका कसूरवार सिस्टम नहीं, ये कसूर सिस्टम का नहीं जो गैर ज़रूरी इल्तवा देते हैं। आपने जो दरख्वास्त देनी है दे दे, उस पर हम फैसला करेंगे। मजीद ज़ाहिर जाफर के वकील ने बताया कि आज तक मुलजिम की ज़हनी हालत जानने के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील नहीं दिया गया, और वकील जो मुद्दई हैं जो नूर मुकद्दम के वालिद के वकील हैं उन्होंने इसकी खैर जो है वो मुखालफत की, लेकिन जजेस ने कहा कि आप इनको दरख्वास्त जो इन्होंने दायर करनी है वो दायर करने दें। 19 मई तक वक्त दिया है, समाअत जो है वो मुलतवी की है, और कहा है कि आइंदा समाअत के ऊपर आप मुकम्मल तैयारी के साथ हैं। ये तो नूर मुकद्दम का केस आज सुप्रीम कोर्ट में था। इसके बाद अब आगे चलते हैं। आज केस मखसूस नशिस्तों का भी था। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील ने सबसे पहले जो फैसल सिद्दीकी साहब हैं उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए कहा कि पहली समाअत जो है उस पर नोटिस हुए थे कि मैं कराची था, दूसरी समाअत पर जंग थी, मैं आ नहीं सका, फ्लाइट्स बंद थी, और अब ये तीसरी समाअत है, लेकिन मुझे इल्तवा चाहिए। उन्होंने जो इल्तवा मांगा है उसमें सबसे बड़ा एतराज़ तो उन्होंने कहा कि मुझे इस 11 रुकनी बेंच के ऊपर एतराज़ात हैं। अब जाहिर है 11 रुकनी जो बेंच है इसके अंदर वो जजेस शामिल ही नहीं है जिन्होंने असल में फैसला लिखा था, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 8 जजेस और जो टोटल 13 जजेस थे
उनमें से 8 ने ये फैसला दिया था, बल्कि 8 ने ये 11-2 से फैसला जो है वो तहरीक इंसाफ के हक में हुआ था, उनको मखसूस नशिस्तें देने के हवाले से। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं तहरीरी एतराज़ात दाखिल करने के लिए 2 दिन की मोहलत मांग रहा हूँ, जिसे अदालत ने 2 दिन की मोहलत देते हुए अब ये जो केस है वो अगले पीर तक मुलतवी कर दिया। अब अगले पीर को इसके ऊपर दोबारा समाअत होगी। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने समाअत के दौरान कहा कि मेरे ख्याल में सबको सुनवाई का मुनासिब मौका मिलना चाहिए। अगर मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर करने के लिए वक्त दिया जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता। मजीद उन्होंने फैसल सिद्दीकी से मुकालमा करते हुए कहा कि आप आज ही इतराज़ वाली दरख्वास्त साथ लेकर क्यों नहीं आए, क्योंकि आज ही लेकर आते तो मामला हम आगे यहीं से चला सकते थे, जिस पर मोहम्मद अली मजहर साहब चाह रहे थे कि कल तक का वक्त दे दिया जाए। तो जिस पर फैसल सिद्दीकी ने कहा कि आज आपके लिए तो 1 घंटा भी काफ़ी है। जस्टिस मुशर्रत हिलाली ने फैसल सिद्दीकी से कहा कि आपके लिए तो 1 घंटा ही काफ़ी है। जिस पर फैसल सिद्दीकी ने कहा कि मुझे मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर करने के लिए 2 दिन का वक्त दें, जिस पर मोहम्मद अली मजहर साहब तो कल तक का सिर्फ वक्त जो है वो देना चाहते थे। लेकिन फैसल सिद्दीकी ने कहा कि पहले मेरी बेंच पर एतराज़ वाली दरख्वास्त को सुन लिया जाए, फिर अगर दरख्वास्त खारिज करनी हुई तो बेशक मुस्कुराते हुए आप खारिज कर दीजिएगा। जिस पर वकील नून लीग के हारिस अजमत साहब जो है उन्होंने कहा कि हमने केस में इजाफी गुजारिशात जमा करवाई हैं। इस केस में फ्रीकैन की तरफ से मखदूम अली खान वकील हैं जो प्राइवेट कंप्लेनेंट अपील जिन्होंने की भी है उनकी तरफ से, और अब ये केस भी 19 मई तक समाअत के लिए जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। और एक मैं हैरान इस बात पर भी था इस केस के हवाले से कि जस्टिस आयशा और जस्टिस अकील अब्बासी साहब का जो नोट था पहली समाअत के बाद, जो उनका इख्तलाफी नोट आया, उन्होंने उसको इख्तलाफी फैसला भी कहा। उन्होंने उसमें कहा कि अब बड़ा हैरानकुन है नाजरीन, आईनी बेंच के अंदर ये जो केस मखसूस नशिस्तों का चल रहा है वो शॉर्ट ऑर्डर के खिलाफ अपीलें हैं जो इस वक्त समाअत के लिए मुकर्रर है। जब शॉर्ट ऑर्डर आया था उसके खिलाफ अपीलें दायर कर दी गई थी। हालांकि अपीलें तब दायर की जाती हैं या की जानी चाहिए जब आपका फाइनल डिसीजन आ जाए, तहरीरी तफसीली फैसला आ जाए। लेकिन शॉर्ट ऑर्डर के बाद अपीलें दायर कर दी गई, अपीलें फिक्स भी हो गई, अब अपीलों पर समाअत भी हो रही है। लेकिन उसके बाद जब तहरीरी तफसीली फैसला आया था उसके अंदर तमाम शॉर्ट ऑर्डर के अंदर जितने भी नुकात थे, जितने भी आप समझ सकते हैं कि मुखालफीन के एतराज़ात थे, उनके तफसीली जवाबात मौजूद है। और ये जस्टिस आयशा मलिक ने अपने नोट के अंदर भी तहरीर किया है। तो उसके खिलाफ उसके बाद फिर कोई ऐसा लीगल क्वेश्चन बनता ही नहीं है जिसके बाद फिर अब ये समाअतें हो रही हैं। तो इसीलिए जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने पहली समाअत पर ही कहा था कि ये समाअतें, ये जो दरख्वास्तें हैं काबिल समाअत नहीं है, बल्कि उल्टा इलेक्शन कमीशन को ये पूछा जाना चाहिए इलेक्शन कमीशन से कि आपने अभी तक फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं किया। एक तो आपने अभी तक फैसले पर अमल दरामद नहीं किया, दूसरा आप अपीलें शॉर्ट ऑर्डर के खिलाफ लेकर आ गए हैं और यहाँ पर केस सुना भी जा रहा है। तो ये है वो 26वीं आईनी तरमीम की करामात जिस को पास करवाने के लिए उस वक्त ज़बरदस्ती वोट भी डलवाए गए। मौलाना फजल रहमान साहब ने हुकूमत की मुकम्मल तौर पर हिमायत की और सहूलतकारी की, जिसके बाद 26वीं आईनी तरमीम आई और उसके बाद आप देख लें कि अपनी मर्जी से बेंचेस बन रहे हैं। और ये भी लिखा गया था कि बेंच बनाते हुए जो जुडिशल कमीशन है उसके अंदर अक्सरियत जो है, जैसे आयशा मलिक की तरफ से लिखा गया कि जो अक्सरियत है वो हुकूमत की है और हुकूमत की मर्जी से बेंचेस बन रहे हैं, तो फिर इंसाफ की तवक्को किस तरह से की जा सकती है। तो अदलिया की आज़ादी के ऊपर जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद शब खून मारा गया वो इस वक्त भी जारी और सारी है। अभी तक के लिए इतना ही नाजरीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।